हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहर सिविल सर्विसेज एकेडमी। मैं मेहराब शेख और आज आपके लिए मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस जो भी रूल्स मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है उस पर बनेंगे। और उससे पहले जो होमवर्क मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 6 to 10 उसका एक्सप्लेनेशन मैं आज देने वाला हूं। वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था आंसर्स और लगभग सभी का आंसर करेक्ट है, लेकिन मैं आज इसको आपके सामने बनाकर दिखा दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक बात ये भी है कि जब मैंने आपको होमवर्क दिया, करीबन अब तक 300 व्यूज आ चुके हैं जब से वीडियो अपलोड हुआ है, पर क्वेश्चन बनाने वाले मात्र 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जब देखते सभी हो तो क्वेश्चन आप क्यों नहीं बनाते हो। आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, सही गलत जो होगा वो देखा जाएगा, उसके लिए मैं हूं, पर आप एक बार प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो होमवर्क था सबसे पहले मैं उनका आंसर क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क था, इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था और कुछ लोगों ने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है। बल्कि जितने लोगों ने भी आंसर किया है दे आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने ट्रिक की बात की थी कि ऑप्शंस में से हम छाटेंगे कि कौन ऑप्शन नहीं है, उसके बाद हम ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, आर 2 बार लिया गया और एक 3 बार लिया गया। इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा आर से शुरू होगा या फिर जो पहला सेंटेंस है वो आर से जाने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि ऑप्शन में कहीं भी एस नहीं है और क्यू भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर या तो मेरा आर से जाएगा या पी से जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो, पर टू द टोटल कोस्ट डायरेक्ट आप टू से सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते हैं, इसलिए पी का भी चांस नहीं बनता है। तो बचा आर। तो आर को यहाँ रखने का 2 रीजन हो गया। रीजन नंबर 1 कि ऑप्शन में मेजोरिटी आर की है, बहुततर आर की है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको आंसर कर लिया था कि वाक्य का पहला पार्ट यही बनेगा। और दूसरा ये देखा कि क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारा एस नहीं है और क्यू नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते, पहला। और बचा बी, तो डायरेक्ट टू से सेंटेंस शुरू नहीं होता है। टू के बाद अगर गिवन है तो बदल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नाउन हो, आर्टिकल हो तो नहीं करते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया आर से शुरू करना है। अब है आर के बाद एस लेना है कि पी लेना है कि क्यू लेना है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है वर्ब, और वर्ब की का इस्तेमाल अब देखिए यहाँ पे एस में किया गया है, ये है, यानी कि कॉस्ट के बाद आर लेना है। तो बना क्या हमारा आर एस। तो आर एस किसमें है दोस्तों, यहाँ पे, मतलब ये आंसर है। तो जिनका भी 6 का ए आंसर है दे आर करेक्ट। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया। इसमें आप देख लीजिए, आपके ऑप्शंस हैं एस, क्यू क्यू, पी। आप देखिए क्यू 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब हो ना हो क्यू से ही आंसर और बनना चाहिए या शुरू होना चाहिए सेंटेंस। तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। प्लस एक एस से भी है और एक पी से भी है, लेकिन आर से नहीं है, मतलब कि यहां से सेंटेंस हमारा शुरू नहीं होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन। ओके, अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया कैप्टन या मैन। इसके बाद आपको चाहिए वर्ब। वर्ब कहाँ है दोस्तों, यहाँ नहीं है, इसलिए पी नहीं होगा क्यू के बाद, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है एडवाइज्ड, मतलब कि क्यू के बाद हम एस लेने वाले हैं, ठीक है। तो द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज्ड द सोल्जर्स, मतलब क्यू एस। तो क्यू के बाद पी नहीं जाने वाला है, मतलब आंसर हमारा बी है, सोल्जर्स। उसके बाद आर पढ़ लेंगे, नेवर टू लूज हार्ट। कब लूज हार्ट मतलब हिम्मत खो देना,
जब आप दुश्मन के साथ इंगेज हो, लड़ाई में हो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया बी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था और इसका भी जिन लोगों ने भी आंसर किया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां देख लेते हैं आर एस क्यू एस, एस की मेजॉरिटी है तो हम मान सकते हैं कि एस का आंसर जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है। अब रहा सवाल पी ऑप्शन में नहीं है, मतलब हम सेंटेंस की शुरुआत पी से नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। और रीजन नंबर 2 ये भी है कि डायरेक्ट सेंटेंस पी से मान से शुरू नहीं होता जब तक कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ना हो। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ ऑप्शन पी से आ ही नहीं रहा, इसलिए पी गया आर एस एंड क्यू। तो बाकी से हो सकते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत अगेन विच से नहीं होगा क्योंकि विच क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होता है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन शुरू में नहीं आते, इसलिए ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। कॉमन एज द, तो यहां से भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो बचे फिर एस। ठीक है, वैसे भी मेजोरिटी आप देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा था ऑप्शन में मेजोरिटी देख लीजिए, तो एस 2 बार आ रहा है, मतलब हम एस से शुरू करेंगे। तो डेंटल डिके, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो दांत का क्षय होता है या डिके होता है उसकी बात हो रही है। तो डेंटल डिके क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे जा रही है वर्ब के साथ कि डेंटल डिके इज अ डिजीज, दांत का जो क्षय है या जो बीमारी है वो डिजीज है जो भी है। तो एस के बाद हमारा पी जाएगा, तो एस यहाँ पे है और ये पी है। ठीक है, तो फिर आंसर हो गया एस पी क्यू आर, क्योंकि इसमें एस पी नहीं है, क्यू है, तो ये आंसर नहीं होगा। पूरा पढ़ लीजिए, डेंटल डिके इज अ डिजीज, उसके बाद पढ़िए क्यू विच इज एज कॉमन एज। ठीक है, ये एज जोड़ रहे हैं, पेयरिंग करने के लिए भी हम काम आएगा ये। ओके, तो हो गया एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, जैसे सर्दी होता है वैसे ही दांत की बीमारी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 का भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 आपने बनाया है वो भी आप सही है। यहां लिखते हैं रीडिंग बुक इज अ हैबिट। ओके, इसमें ऑप्शन देखिए पी है, पी है, पी है, पी 3 बार आ रहा है, तो हो ना हो हमारा आंसर जो है पी से शुरू होना चाहिए। चलिए ठीक है, साथ ही साथ एस एक बार है लेकिन क्या ऑप्शन में नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है। तो अगर कोई सोच रहा होगा कि पहला लाइन क्यू और आर से होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं किया है, ना ही आर से, तो ये छट गया। या तो पी से हम जाएंगे या एस से जाएंगे। अगेन विच से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी शुरू करेंगे, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये बीच में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। तो इसके नहीं होने की भी वजह आपको समझ में आ गई। और उसी तरह बट या बिकॉज, अगर ऑप्शन में क्यू और आर होता भी तो भी नहीं लेते क्योंकि सेंटेंस बट या बिकॉज से शुरू नहीं होते। ठीक है, तो कुल मिलाकर पी से ही सेंटेंस शुरू होगा। रीडिंग बुक इज अ हैबिट, कहता है किताब पढ़ना एक हैबिट है और इस हैबिट को क्या करना चाहिए। तो आगे आ जाते हैं विच, हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड। तो हैबिट को यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू, मतलब पी के बाद जाएगा एस। तो पी एस कितने में, यहाँ पे है, और कहीं पे है दोस्तों नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पी एस आर क्यू। पूरा मिला लेंगे, रीडिंग बुक इज अ हैबिट जो कि कल्टिवेट मतलब इसको उपजाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए या अपने अंदर शामिल करना चाहिए। और इसके बाद पढ़ेंगे आर को, क्योंकि इट्स नॉट ओनली इंक्रीजेस बट ऑल्सो इनलार्जेस। देखिए आप एक जोड़ा बन रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसको आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि पेयरिंग में आते हैं। तो आरक्यू यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, ये आप आरक्यू यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया पी एस आरक्यू। अगर आप आरक्यू को और ढूंढेंगे तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, जो कि आंसर में भी है, आरक्यू यहाँ पे भी है, मगर ऐसे तो हम शुरू नहीं कर रहे थे इसलिए आंसर नहीं हुआ, और आरक्यू कहीं नहीं है। तो पेयरिंग करके भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, बी आंसर जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मेजॉरिटी एस एस एस, एस की मेजॉरिटी है इसलिए हम मान सकते हैं कि आंसर हमारा एस से जाएगा। और सर क्यू से क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत बैक से नहीं होगी इसलिए नहीं जा सकता। और आर और पी कहीं ऑप्शन में है नहीं इसलिए ये भी नहीं जा सकता। तो फाइनली हमारा आंसर जाएगा एस से। ठीक है, एस वाला। अब एक एस के बाद आर या पी या क्यू, तो
यहाँ देखें कि एस के बाद अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर हमें समझ में आ गया कि एस के बाद आर आने वाला है या पी या क्यू, तो बस 2 ही स्टेप में हमारा काम हो जाएगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम मिला के देख लेते हैं। फॉर अ स्टेट दैट, दैट के बाद मैं क्या लूं? दैट के बाद दैट ले सकता हूं क्या? डबल दैट जी नहीं, मतलब एस के बाद क्यू नहीं जाएगा, तो ये वाला चढ़ गया। फिर दैट के बाद क्या मैं ये ले सकता हूँ हैज, उम्मीद है कि लिया जा सकता है, और दैट के बाद इट इज ले सकते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पे जो सेंस है वो ये है कि ये आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हम जो इनकम्प्लीट सेंटेंस को अरेंज करते हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर का अरेंज होता है जिसमें पहले सब्जेक्ट की तलाश होती है और उसके बाद वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब चाहिए। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद होता है। तो अब हमें वो पार्ट देखना है जिसमें वर्ब आया हो, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, फॉर अ स्टेट दैट हैज टूरिज्म, यानी वो देश, वो राज्य जिसके लिए टूरिज्म क्या है, कोर बिजनेस है। ठीक है, तो यानी कि हम एस के बाद आर लेने वाले हैं, तो एस के बाद आर यहाँ पे आ रहा है और ये फिर गया। ठीक है, तो पी को ले सकते हैं, दैट इट इज, तो पूरे मिला लेंगे। तो आंसर तुम्हारा हो गया पहला, फॉर अ स्टेट दैट हैज टूरिज्म एज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी। कहता है वैसे राज्य के लिए जहाँ टूरिज्म जो है कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी टूरिज्म में है। इट इज नो सरप्राइज, उसके लिए जो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि केरला के पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसी बात है कि वहां टूरिज्म ज्यादा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया एस आर पी क्यू। आई होप कि सारे होमवर्क का आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट का दूसरा मोड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी या दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पर ये मोड ऑफ क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो ये बैंक में नहीं आता, बैंक का अलग मोड ऑफ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट 3 जब बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, इस मोड ऑफ क्वेश्चन में क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये सीरियल नंबर है 11 और हमने अभी 10 क्वेश्चन किया था, तो ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक लिखा हुआ 1, फिर P, Q, R, S और 6, और पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, इसमें यह होता है कि जो 1 लिखा हुआ है इस पार्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपका एक्चुअली सब्जेक्ट है और ये अनचेंज्ड है, आपको इसको कहीं भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है। एक बात और जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ भी एक ही सेंटेंस है जो महात्मा गांधी से शुरू हुआ है और यहाँ पे फॉरबिडन में जाके खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये भी सिंगल सेंटेंस का ही रीअरेंजमेंट है, मैंने कोई कंप्लीट सेंटेंस वाला नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है जो सही है अपनी जगह पे, इसको टच नहीं करना है। ये आइडिया दे रहा है कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इसके बाद P आएगा कि Q वाला जाएगा कि R की S, ये चीज को अरेंज करना है वहां पे। और आखिरी जो पार्ट है ये भी सही है अपनी जगह पे, इसको भी आपको अरेंज नहीं करना है। तो जो अरेंजमेंट होगी वो होगी PQRS में। ठीक है, इसी को अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 आधार है, सेंटेंस के आखिर में ये पार्ट और सेंटेंस के शुरुआत में ये पार्ट। अब हम अरेंज करते हैं, क्योंकि आप तरीके जानते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, हम यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस को। ऑप्शन देखिए Q, P, R, Q, कौन सा ऑप्शन मिसिंग है? सबसे पहले मिसिंग वाला देख लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है, जो मिसिंग है वो सबसे पहले छट जाएगा। तो यहाँ पे Q, R, P, Q मतलब S नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 के बाद ये नहीं आएगा, S वाला, अब या तो P आएगा या Q आएगा या R आएगा। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि क्या कोई मेजॉरिटी है, तो यहाँ देखेंगे Q 2 बार आया है, तो क्या ये मेजॉरिटी चलेगा? तो मैंने कहा था 99% मेजॉरिटी काम करता है, पर 1% ऐसा भी आएगा जब ये मेजॉरिटी काम नहीं करेगा। चलिए तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज राइट, कहता है कि महात्मा गांधी सही थे। तो कोई सही था कि गलत था ये कब पता चलेगा? जब वो कुछ करेगा या जब वो कुछ कहेगा। तो इन्होंने कुछ कहा होगा और उनके स्टेटमेंट को सही गलत की
बात की जा रही है। तो कहने का काम कहाँ पे हुआ है, यहाँ आर में। व्हेन ही सेड, महात्मा गांधी राइट कब थे, जब उन्होंने कहा। व्हेन ही सेड, देखिए मैंने यहाँ मीनिंग का इस्तेमाल किया, ठीक है, ग्रामर का यूज नहीं किया, ऑप्शन का भी नहीं किया, मीनिंग से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आर में। तो सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी, और आर से क्या कोई और ऑप्शन जा रहा है दोस्तों, नहीं जा रहा। इसका मतलब आंसर मेरा सी होगा कि महात्मा गांधी सही थे जब उन्होंने कहा। तो क्या कहा, अब यहाँ पे देखिए बाकी चीजों को भी मैं जोड़ देता हूँ। दैट के बाद, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, तो दैट के बाद एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी। सब्जेक्ट ये नहीं है, ये तो हम टच नहीं कर सकते, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। यानी कि हम आर के बाद पी ले सकते हैं। तो हमारा जो पेयरिंग हो रहा है, हमने पेयरिंग बना लिया आर पी। आप इस पेयर को अगर ढूंढे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर हमारा ये पेयर सही है तो उस हिसाब से भी हम ये दो आंसर ऑप्शन को कट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह है, लेकिन क्यों हमने लिया नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे क्यों से मीनिंगफुल नहीं बन रहा था, तो बचा ये, इसलिए ये आंसर हुआ। तो मीनिंग से भी हम आ गए, ओके। अब यहाँ देखिए एक चीज और, एक पेयर में और बना देता हूँ। सेल हो रही है, तो किसी चीज की सेल, किसका, मैन्युफैक्चर और सेल की बात हो रही है। तो मैन्युफैक्चर यानी निर्माण, सेल यानी बिक्री, तो ये किसी चीज का होगा, वस्तु का होगा। किसके सेल की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है अल्कोहल की सेल और मैन्युफैक्चर की। मतलब पी के बाद जो जाएगा, सेल के आगे जो वर्ड आएगा वो ऑफ आएगा, सेल ऑफ अल्कोहल, यानी पी एस। तो पी एस भी एक जोड़ा बन रहा है दोस्तों। पी एस आप ढूंढ लीजिए, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ नहीं है, मतलब ये छट गया, यहाँ है, ठीक है। लेकिन पी हमने आंसर नहीं लिया था, वन के बाद ये भी आ रहा था ना, इसीलिए, और पी एस यहाँ नहीं है, तो ये भी चढ़ गया। तो इस जोड़े से भी दो छट गया, इस जोड़े से भी दो छट गया। आपने देखा कि पेयर करके हमने दो ऑप्शन छाट दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और लास्ट में कौन बचेगा दोस्तों, तो लास्ट में जो हो गया, बचा कौन आपका, आर पी एस हो गया, तो बचेगा क्यू, तो ये आपका क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस का जो सही अरेंजमेंट है वो है आरपीएसक्यू, कि गांधी जी सही थे जब उन्होंने कहा कि निर्माण और बिक्री अल्कोहल का एक्सेप्ट एज मेडिसिन, केवल मेडिसिन के अलावे, ठीक है, शुड बी एब्सोल्युटली फॉरबिडन, और पूरी तरह से उसको मना कर देना चाहिए कि अल्कोहल का निर्माण करो, सेल करो, लेकिन एज ए मेडिसिन, बाकी दूसरे काम में अगर करना है तो इसको फॉरबिडन कर देना चाहिए, ओके। तो आई होप कि आपको 11 नंबर का आंसर क्लियर हो गया, और कैसे हमने किया वो भी आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 में। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में दोस्तों जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये आपका 1 है, P, Q, R, S एंड 6, और फिर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो 1 को तो चेंज करना नहीं है, 6 को चेंज करना नहीं है, बाकी बच गए 4 P, Q, R, S, इनको चेंज करना है। अब आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन हमारा जा रहा है S, Q, Q, Q देखिए 2 बार आ रहा है, और एक है P। कौन नहीं है दोस्तों, R नहीं है। मतलब ये कि R वाला पहले ही छटेगा इस लाइन में, सेल्डम के बाद मेरा R वाला लाइन नहीं आएगा, ठीक है। और मेजोरिटी में है Q, 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 तो क्या Q ले सकते हैं, इस बार ले सकते हैं, क्योंकि मीनिंग भी जा रहा है कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, जो एक एम्प्लॉयर होता है वो सेल्डम एज इंटरेस्टेड, उतना या ऐसा इंटरेस्टेड होता है इनके बाद हम क्या लेंगे भाई, इनके बाद हम लेंगे कोई नाम लेंगे, इन एन एप्लीकेंट्स नीड, ठीक है। तो ये आपका जाएगा Q, और फिर ये S, ठीक है। तो QS कहाँ पे दोस्तों, एक बार में आ गया, एक्चुअली 2 बार में आ गया, यहाँ पे है। मेजोरिटी था इसलिए हमने Q को मान लिया, और साथ ही साथ मीनिंग भी दे रहा था कि एक एम्प्लॉयर
एज इंटरेस्टेड होता है, यानी वैसा इंटरेस्टेड होता है। किस चीज में इंटरेस्टेड होता है? एन एप्लीकेंट्स नीड, एक एप्लीकेंट के नीड में। अब नीड के बाद क्या होगा दोस्तों? तो नीड होती है जरूरत, तो जरूरत किसी चीज की होगी, जैसे सेल हुआ था ऑफ अल्कोहल, वैसे ही नीड होगा, तो यहाँ भी ऑफ लगेगा। किसकी नीड है? या फॉर लगेगा, तो नीड के साथ ऑफ तो नहीं, फॉर लगेगा। नीड फॉर द जॉब, यानी एस के बाद हम किसको जोड़ रहे हैं? ई को, तो QSE हो गया, ठीक है। नीड फॉर द जॉब। अब ये वाला लाइन आ जाएगा, एज ही इज इन हिज, जैसा कि वो होता है इन हिज। अब ये देखिए ऑन लगा हुआ, ऑन किसके साथ जाएगा? जॉब ऑन नहीं जाएगा, इन ऑन नहीं जाएगा, हिज ऑन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंड से भी चल सकते थे कि ये ऑन के पहले क्या आएगा, तो पता चला कि 6 के पहले आर आ रहा है। आर कितने में आ रहा है? अंत में 2 जगह। आप एंड के भी ऑप्शन से भी जा सकते थे, तो एंड से भी जाते तो आपको 2 मिल जाते ऑप्शन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन जा रहा है? QSPR। क्या कह रहा है कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो शायद ही या कभी कभी उतना इंटरेस्टेड होता है एक एप्लीकेंट की आवश्यकता जो जॉब के लिए होती है, जिस और वो अपने जो नीड होती है उससे ज्यादा वो दूसरों में या दूसरों की नीड में जरूरत या इंटरेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली भी और हमने मेजोरिटी के हिसाब से भी हर तरह से इसको करके देखा। आंसर इज बी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो क्लियर हो गया 12 नंबर का आंसर QSPR। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को बना सकें। क्वेश्चन नंबर 13। You see question number 13. Whatever he said at the committee meeting. क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लीजिए। अब आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सीरियल नंबर है, ये आपका क्वेश्चन में 1 है, PQRS 6 और ये 4 ऑप्शन। ऑप्शन में आप देख लीजिए, R है, S है, Q है, P है। RSQP। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पहले पार्ट में बताया था कि अगर 4 ऑप्शन के पहले अक्षर अलग अलग हैं, इसका मतलब हमें एक स्टेप चाहिए कि इस लाइन में आगे लाइन क्या होगी। एक मिल गया, काम खत्म। तो कहता व्हाट एवर ही सेड एट द कमिटी मीटिंग, कि जो भी उसने कमिटी मीटिंग में कहा, तो यहाँ पे व्हाट एवर ही सेड एट द कमिटी मीटिंग। अब आगे क्या चाहिए? अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ हमें वर्ब चाहिए। वर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की, मतलब यहाँ नहीं होगा एंड है, ये द है, ये ऑन है, तो ये हो गया वर्ब। मतलब हम जाएंगे आर से, एक बार में हो गया, क्योंकि आर एक ही जगह आ रहा है पहला में, इसलिए आंसर हो गया पहला RSPQ। अब आप इसको और भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ व्यू लिखा है, तो व्यू किसी बात पर होता है, व्यू ऑन द सब्जेक्ट, तो आर के साथ आप एस का पेयरिंग कर सकते हैं। RS देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मगर हमारा पहला लाइन आर जा रहा था, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से ये हो गई। लेकिन तब जब हर अक्षर अलग अलग होगा तब हमें फिर एक ही लाइन ढूंढना पड़ता है और हमारा काम खत्म हो जाता है। तो देखें कितना आसान था ये। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14Q। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही होगा। बाबा रामदेव भी कहते हैं योगा करने से होगा, तो योगा करेंगे तब होगा, सोचने से योगा नहीं होता। वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, प्रैक्टिस करने से होगा। आप जितना पैसेज बनाएंगे, जितना क्वेश्चन बनाएंगे, जितना अपना दिमाग उसमें खा पाएंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। सिर्फ सोचेंगे कि बनता नहीं है, बनता नहीं है, तो यकीन करो कि बनेगा भी नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 आया PQRS and 6 and you have 4 ऑप्शंस। ऑप्शन देख लेते हैं SRQP। आई थिंक वंस अगेन सारे ऑप्शन अलग अलग जा रहे हैं, मतलब एक लाइन और चाहिए, काम हो जाएगा। कि ग्रज के बाद क्या लेंगे? दोस्तों ग्रामर का अगर इस्तेमाल करोगे तो आप समझ गए होंगे कि ग्रज मतलब शिकायत होता है, और इसके बाद एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज होता है, और वो है अगेंस्ट। ग्रज अगेंस्ट, जैसे कंप्लेन अगेंस्ट होता है, किसी के खिलाफ शिकवा शिकायत। तो अगर मेरा 1 के बाद S आता है तो S से कितना ऑप्शन जा रहा है? पहला,
केवल एक ही ऑप्शन है जो इससे जा रहा है, तो काम खत्म हो गया। अब क्योंकि कोई और ऐसे शुरू है नहीं, मतलब कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, आगे कुछ डील डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सारे अक्षर अलग थे, मिल गया। अगर ये सही है तो, और नहीं तो फिर हम दूसरा देखेंगे। पर हम जानते हैं कि ग्रज के साथ अगेंस्ट जुड़ जाएगा, जैसे और भी जगहों पे लाइक कंप्लेंट के साथ टू भी जुड़ जाता है, ऑफ भी जुड़ जाता है, अगेंस्ट भी होता है, ऐसे ग्रज में आता है। अब हम मिला लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, कहता है कि हर्ट होने के बजाय एंड नर्सिंग अ ग्रज अगेंस्ट योर फ्रेंड, और अपने दोस्त के खिलाफ मन में कोई शिकवा शिकायत रखने के बजाय क्या करना चाहिए। अब हम आर पढ़ लेंगे। आर में कहता है इट इज बेटर, ये बेटर है। अब देखिए बेटर के बाद क्या आता है, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेटर, तो आगे आता है टू, इट इज बेटर टू, इट इज बेटर टू टॉक, यानी कि SRP, ठीक है, कि उससे टॉक करो, बात करो, ओके। एंड और क्या करो, अब एंड आया तो फिर अगला लाइन टू से शुरू होगा, एंड टू प्लस V1, ओके। तो एंड टू रिमूव, और रिमूव करो डाउट्स को एंड मिसगिविंग, ठीक है, जो मिसगिविंग्स है दैट माइट हैव अफेक्टेड द रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप प्रभावित हुआ है। तो ये मीनिंग हो गया, आंसर इज ए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो बी एक्टिव, और एक्टिव रहिए पढ़ाई लिखाई में। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा, आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। तो नॉलेज तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ 1 PQRS 6 है और 1 C, ये आपके ऑप्शंस है। तो 1 हमारा अनटच्ड रहेगा जो कि सब्जेक्ट है, S को भी कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये एंड हो रहा है, ओके। तो बीच में अरेंज करेंगे। कहता है जो गबिन्स, जो गबिन्स कोई होंगे, नाम सुना ही होगा आपने, जो गबिन्स हु, तो ये यहाँ पे रिलेटिव नाउन है। इसके बाद हमें नाउन की जरूरत है, और सॉरी इसके बाद हमें एक वर्ब की जरूरत है, क्योंकि रिलेटिव नाउन के पहले अगर नाउन हो आगे में हम वर्ब लेते हैं। वर्ब कहाँ है दोस्तों, यहाँ है और यहाँ है। अभी मैंने पहले एक काम कर लिया है, अब हम ऑप्शन भी देख सकते हैं। ऑप्शन में है SQPR, वंस अगेन, एक ही बार में काम हो जाना है। तो वर्ब हमें चाहिए जो हमारे पास दो ऑप्शन में आ रहा है, D में और S में, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ग्रामर का मदद लिया, उसके बाद वर्ब चाहिए। हु हेल्स फ्रॉम लंदन या हु वाज रिक्लाइनिंग, तो क्या होगा। अब अगर आपको लगता है कि हु वाज रिक्लाइनिंग होगा या हु हेल्स फ्रॉम लंदन, तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो पहले ये बताते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ से है, ठीक है। ये नहीं कहते कि अरे यार वो आदमी जो चेयर में था वो लंदन से है, नहीं, हम बोलेंगे अरे यार जो आदमी मैंने देखा वो लंदन से आया था और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। ऐसे तरीके से बात होती है। तो पहले हम बताएंगे कि वो कहाँ से आता है। ही हेल्स फ्रॉम लंदन, हेल फ्रॉम इडियम है जिसका मतलब होता है आप कहीं से बिलोंग करते हो, यू बिलोंग टू सम प्लेस। तो व्यक्ति की S से हम शुरू करने वाले हैं, मतलब हमारा 1 के बाद S आने वाला है। S से एक ही ऑप्शन जा रहा है 1, और तो कोई नहीं, नहीं, तो आंसर इज 1, ठीक है। कि जो गबिन्स जो लंदन से हैं, अब हम पढ़ेंगे P में, वाज रिक्लाइनिंग, जो रिक्लाइन कर रहे थे यानी किसी चीज पर टिके हुए थे, किस पे टिके हुए थे, आर पढ़ेंगे। इन अ व्हाइट बेड, ठीक है, एक व्हाइट बेड में, और बेड में क्या लगा हुआ था, मूवेबल व्हील्स, उस बेड में चक्के लगे हुए थे, व्हील्स लगे हुए थे, और ये सब कहा था, इन अ लोकल हॉस्पिटल। तो आंसर इज SPRQ, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं ताकि आप उसको बनाकर प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो आइए जल्दी से होमवर्क देख लेते हैं। So okay friends, now let's have your questions or practice. तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए नहीं है, मैं आपको 18 दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का स्नैपशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। और
20 का भी ले लीजिए, ओके, और 21 का भी स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। हो गया। आप 22 का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे मेरा इरादा तो नहीं था, पर आप चले 22 का भी स्नैपशॉट ले लीजिए। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने 6 क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब आप इनका प्रैक्टिस करके कमेंट में जरूर बताएं, और इस बार 2-3 स्टूडेंट से नहीं होगा, जितने लोग देखेंगे हम सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कमेंट करें। गलत होगा तो होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए अगर कोई कमी है, कोई खामी रह गई है लाइट और साउंड को छोड़कर, क्योंकि भाई अभी शुरुआत हुई है, अभी सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।